नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां पर भी इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। सैलरी पेड बाय एन इंडियन कंपनी टू इट्स सैलरी एक्यूरिंग आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयज वर्किंग इन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया इज। यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आप आसानी से समझ सके। तो देखिए, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर अपनी किसी शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैलरी डीम्ड टू एक्योर इन इंडिया, भारत में अर्जित माना जाने वाला वेतन। ऑप्शन बी सैलरी एक्योरिंग आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर अर्जित वेतन। ऑप्शन सी सैलरी एक्योरिंग इन इंडिया, भारत में अर्जित वेतन। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है परीक्षाओं में। अगर आप इनकम टैक्स की तैयारी कर रहे हैं, इनकम टैक्स आप कोई भी एग्जाम देते हैं, वहां पर कुछ आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों देखिए, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा। सैलरी एक्योरिंग इन इंडिया, भारत में अर्जित वेतन। क्वेश्चन पूछा जा रहा था, किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर अपनी किसी भी शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन है सैलरी एक्योरिंग इन इंडिया। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, आपके सामने आ चुका है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड, गृह संपत्ति को किराए पर देने से प्राप्त आय निम्न शीर्षक के अंतर्गत योग्य है। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। गृह संपत्ति से किराए पर देने से प्राप्त निम्न शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। तो जल्दी से आपको इसका सही आंसर बता देते हैं बिना टाइम को गवाए। ऑप्शन बी है ना दोस्तों, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है और आ गया। द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल व्हेन फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। धारा 54F के तहत छूट का लाभ निम्नलिखित पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर उपलब्ध है। ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अल्पावधि आवासीय गृह संपत्ति। ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आवासीय गृह संपत्ति के अलावा अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, दीर्घकालिक आवासीय गृह संपत्ति। ऑप्शन डी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आवासीय गृह संपत्ति के अलावा कोई भी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F इज अवेलेबल व्हेन फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। देखिए दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए, सभी सेक्शन आपको याद होने चाहिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर सही कर लीजिएगा। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आवासीय गृह संपत्ति के अलावा कोई भी दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, हाउ एवर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ। नाबालिग की आय को जोड़ा जाता है, हालांकि क्लबिंग प्रावधान लागू नहीं होता है यदि पेरेंट्स आर सेपरेटेड, माइनर इज हैंडीकैप्ड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U, माइनर इज अ मैरिड डॉटर, नन ऑफ द अबव। इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, however the clubbing provision is not applicable if. So right answer option B. Minor is handicapped as specified under section 80U. ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी वीडियोस देखने को हमेशा मिलेगी। और इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप एक एक करके वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स, all income arising from such assets to transferee shall be included। सभी परिसंपत्तियों के प्रति संरणीय हस्तांतरण के मामले में ऐसी परिसंपत्तियों से हस्तांतरित को होने वाली सभी आय शामिल की जाएगी। इनकम ऑफ ट्रांसफरर, इनकम ऑफ ट्रांसफरी, बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, आइदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। जो भी अगला एग्जाम आएगा वहां पर यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स, ऑल इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट्स टू ट्रांसफरी शैल बी इंक्लूडेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है, इनकम ऑफ ट्रांसफरर। जल्दी से बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए। हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ एसेट हैज नॉट फिल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन टाइम अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यदि करदाता ने आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो निम्नलिखित में से कौन सी हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, लॉसेस अंडर हेड बिजनेस या प्रोफेशन। ऑप्शन बी, लॉसेस अंडर हेड कैपिटल गेन। ऑप्शन सी, लॉसेस ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ assessed has not filled his return of income within time under section 139(1) of the income tax act। so right answer option B। ठीक है, losses under head capital gain। क्वेश्चन नंबर 7, if Mr. X and Mrs. X both have substantial
interest in a concern and both are in receipt of remuneration from that concern, then what will be the tax consequence? यदि श्री एक्स और श्रीमती एक्स दोनों का किसी प्रतिष्ठान में पर्याप्त हित है और दोनों उस प्रतिष्ठान से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, तो कर परिणाम क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग, वीडियो को मैंने रोक रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में नाइस जरूर लिखिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? रेम्यूनरेशन शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। पारिश्रमिक श्रीमती एक्स की कुल आय में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी, रेम्यूनरेशन शैल बी क्लब्ड in the total of that individual whose total income before this clubbing is higher। पारिश्रमिक उस व्यक्ति के कुल में शामिल किया जाएगा जिसकी कुल आय इस क्लबिंग से पहले अधिक है। ठीक, ऑप्शन सी, क्लबिंग शैल नॉट अप्लाई। ऑप्शन डी, रेम्यूनरेशन शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। पारिश्रमिक श्री एक्स की कुल आय में जोड़ा जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिश्रमिक उस व्यक्ति के कुल में शामिल किया जाएगा जिसकी कुल आय इस क्लबिंग से पहले अधिक है। ठीक है, जिसकी आय इस क्लबिंग से पहले अधिक है उसके में जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करिएगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉर इनकम्स टैक्स्ड इन द कंट्रीज विथ विच नो एग्रीमेंट्स एग्जिट्स इज गवर्न बाय। जिन देशों के साथ कोई समझौता नहीं है वहां कर लगाए जाने वाली आय के दोहरे कराधान से राहत निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आपको इसका आंसर हम बता दे तो, क्योंकि देखिए दोस्तों, सेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले ही बताया है कई वीडियो में कि सेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शंस रिलेटेड अक्सर। डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉर इनकम्स टैक्स्ड इन द कंट्रीज विथ विच नो एग्रीमेंट exits is governed by section 93, section 91, section 89, none of the above। सही आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 91। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 91 यहां पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, आइए पढ़ते हैं। Any profit or gains arising from the slump sale affected in the previous year shall be chargeable to income tax। पिछले वर्ष में की गई मंदी बिक्री से प्राप्त कोई भी लाभ या प्राप्ति आयकर के अधीन होगी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? नो कैपिटल गेन बट द सेम विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस प्रॉफिट, कोई पूंजीगत लाभ नहीं होगा लेकिन उस पर व्यावसायिक लाभ के रूप में कर लगेगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द अंडरटेकिंग। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उपक्रम की धारणा अवधि पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ केवल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। बी, जिन्होंने बी गेस किया था ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और जिन्होंने ए सी डी बोला है वो अपना करेक्ट कर लें, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। नो कैपिटल गेन बट द सेम विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस प्रॉफिट।
इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों ये है अपना लास्ट क्वेश्चन 10। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो के कमेंट में नाइस लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण नहीं माना जाता है। एक बार देखिए यहां पर फिर से धारा आ चुकी है, सेक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आपको इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे आने वाली वीडियोस में सेक्शन से रिलेटेड, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए। ऑप्शन ए, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत उसका अनिवार्य अधिग्रहण। ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड एसेट्स, पूंजीगत परिसंपत्ति का स्टॉक इन ट्रेड परिसंपत्ति में रूपांतरण। ऑप्शन सी बोल रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स बीइंग शेयर ऑफ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स अलॉटेड बाय दैट ट्रस्ट टू द ट्रांसफरर, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का जो किसी विशेष प्रयोजन साधन का हिस्सा हो, किसी व्यावसायिक ट्रस्ट को उस ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरणकर्ता को आवंटित इकाइयों के बदले में हस्तांतरण। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, मतलब ए बी सी में कोई नहीं। तो जो बनेगा आपका सही आंसर सी यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। एनी ट्रांसफर of a capital assets being share of a special purpose vehicle to a business trust in exchange of units allotted by that trust to the transferor, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का जो किसी विशेष प्रयोजन साधन का हिस्सा हो, किसी व्यावसायिक ट्रस्ट को उस ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरणकर्ता को आवंटित इकाइयों के बदले में हस्तांतरण। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स रिलेटेड एमसीक्यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा, तो आपको हम अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे इसका पीडीएफ फुल आंसर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।